प्रिय छात्रों और छात्राओं, हिंदी साहित्य की ऑनलाइन कक्षा में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं डॉक्टर मीना गौतम आज आपकी बीए द्वितीय वर्ष की कक्षा ले रही हूँ। इस संबंध में आपकी पिछली कक्षा में रीतिकालीन काव्य पर केशवदास पे हम 2 कक्षाएं ले चुके हैं। आज मैं इसी विषय को आगे बढ़ाऊंगी। आज हम पिछली बार मैंने रामचंद्रिका के काव्यत्व पर बात की थी। उसके रामचंद्रिका एक प्रबंध काव्य के रूप में उसका क्या मुकाम हासिल है या किस प्रकार की वो कविता है, हमने उस पर चर्चा की थी। आज जो मैं बात करूंगी पिछली चर्चाओं के दौरान ही, और जैसा कि आप जानते हैं कि रीतिकाल में या आपके बीए द्वितीय वर्ष के पेपर में हम हर दिन जो चर्चा करते हैं हम प्रश्नोत्तरों से संबंधित चर्चा करते हैं, क्योंकि इस बार आपकी उस प्रकार की विधिवत कक्षाएं नहीं हो पाई हैं। तो हम चाहते हैं कि आप लोग परीक्षा में आपके पास पूरा मटेरियल हो, आप पढ़ सकें। तो हम परीक्षा में पूछे जाने वाले प्रश्नोत्तरों पर ही मैं बार बार इस कक्षा में चर्चा करूंगी। आज का जो जिस विषय पे मैं चर्चा करने चाह रही हूँ, रामचंद्रिका की संवाद योजना। जब मैं रामचंद्रिका के प्रबंध काव्यत्व पर चर्चा कर रही थी तब मैंने आपको इस बात की ओर इशारा किया था, इस और एक कहा था कि रामचंद्रिका संवादों की दृष्टि से रीतिकाल की एक महत्वपूर्ण महाकाव्य है। रीतिकाल का एक महत्वपूर्ण प्रबंध काव्य है, क्योंकि इनके रामचंद्रिका का जो सबसे महत्वपूर्ण, और पिछली बार मैंने 1-2 संवाद आपके भरत और कैकेयी के जो बीच के संवाद थे उस पर मैंने आपसे बात की थी। जो हम अगर रामचंद्रिका के संवाद की बात करते हैं, रामचंद्रिका के संवादों की जो सबसे महत्वपूर्ण बात है वो कहीं ना कहीं है, पहली बात नाटकीय शैली। नाटकीय शैली की वजह से ही इनके जो संवाद हैं उसमें मतलब एक अलग से एक रोचकता इनमें बनी रहती है, और नाटकीयता है या शैली की जो नाटकीयता है वही कहीं ना कहीं रामचंद्रिका के संवादों की मूल शक्ति है। और संवाद योजना ही रामचंद्रिका की प्रसिद्धि का मूल आधार है। रीतिकाल की कोई भी काव्य कृति अगर प्रबंध काव्य बहुत कम रचे गए हैं रीतिकाल में, फिर भी रामचंद्रिका के समकक्ष नहीं ठहर सकती, उसके बराबर में नहीं टक्कर ले सकती। और कभी रामचंद्रिका को जब हम पढ़ते हैं तो हमें हमेशा लगता है कि केवल कथानक ही किसी मतलब प्रबंध काव्य को या किसी काव्य को महत्वपूर्ण नहीं बनाता, लेकिन उस कथानक का जो उचित विकास है किस प्रकार हो, संवादों का जो उत्कृष्ट स्तर पर जो उन्होंने प्रयोग किया है, ये बहुत महत्वपूर्ण है इस कृति के बारे में। रामचंद्रिका के संवादों की जब हम बात करते हैं, रामचंद्र शुक्ल ने जब हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा तो केशवदास की इस बात पर उन्होंने एक टिप्पणी जरूर की थी कि रामचंद्रिका में केशव को सबसे अधिक सफलता संवादों से मिली है। और हम देखते भी हैं कि कहीं ना कहीं इनके संवादों में एक तो नाटकीयता होने से रोचकता बहुत बनी हुई है, और आरंभ से अंत तक एक सजीवता यहाँ पर दिखाई देगी। और संवादों के कारण ही मन को मतलब वो रोचकता आती है, एक नीरसता उस पाठ्य उस कवि मतलब जो कथ्य है इसकी खत्म होती है। और इनके जो संवाद हैं वो जो संबंधित पात्र हैं उसके व्यक्तित्व को उद्घाटित करने में बड़े महत्वपूर्ण हैं। कहीं ना कहीं कथा विकास को तो गति मिलती है, लेकिन दूसरे उसमें जो व्यक्तित्व हैं, जो पात्र हैं, उनका जो होता है वो एकदम से व्यक्तित्व विकास उनके पात्रों की दिखाई देता है। अब रामचंद्रिका के जो संवाद हैं देखा जाए तो बहुत से लोग, मैंने पिछली कक्षा में बात की कि कई बार केशवदास पर इस प्रकार के आरोप लगते ही रहे हैं कि केशवदास भावुक कवि नहीं है या हृदयहीन कवि हैं या कठिन काव्य के प्रेत हैं। मैंने पिछली कक्षाओं में बात की थी, लेकिन अगर हम रामचंद्रिका के संवादों को देखेंगे, भाव अभिव्यक्ति और कला दोनों ही दृष्टियों से इनके संवाद बहुत उत्तम हैं या अच्छी बने हुए हैं। उनके संवादों में विविधता का गुण बहुत ज़्यादा आपको दिखाई देगा। और दूसरा कि इनके संवादों को अगर एक ही प्रकार की भावभूमि पर अगर हम खड़ा कर दें तो तब उस प्रकार की मतलब वो चीज़ें उसमें वो प्रभाव उसका नहीं पड़ता है। लेकिन इनके जो संवादों में विभिन्नता, जो मैंने आपसे बात की, विभिन्नता की वजह से ही उसकी जो प्रभाव उत्पादकता जो हम कहते हैं वो ज़्यादा बढ़ जाती है। और जो केशव हैं उन्होंने संवादों में भाव और कला दोनों ही दृष्टियों से विविधता का प्रयोग किया है।
अब हम संवादों पर, अगर हम रामचंद्रिका के संवादों पर जाते हैं तो आपका जो कोर्स है उसमें जो संवाद हैं वो मैंने देखा कि ये आपके संवाद भरत, ये परशुराम संवाद, लक्ष्मण परशुराम, लक्ष्मण भरत, और इनके संवाद यहाँ पर ज़्यादा आपको दिए गए। ये तो बड़ा एक महत्वपूर्ण, बड़ा प्रसिद्ध प्रसंग है लक्ष्मण परशुराम संवाद, और इन्होंने, तुलसीदास ने भी इस प्रसंग में लिखा था। तो इनके यहाँ पर जो, और इन्होंने ऐसे 10 से 12 जो संवादों को अपने दिखाने के लिए 10 से 12 ऐसे प्रसंग हैं जहाँ पर आपको संवाद इनके दिखाई देंगे। एक तो इनके जो शुरुआत में जब ग्रंथ शुरू होता है, परशुराम संवाद का ही इनका जो आपके कोर्स में लगा, मैं यही देख रही थी, परशुराम संवाद लगा है आपके कोर्स में। लेकिन संवादों के और भी कई प्रसंग हैं, जैसे दशरथ विश्वामित्र संवाद, प्रकाश 2 में उसमें लगा हुआ है। सुमति विमति संवाद है, रावण और बाणासुर संवाद है, विश्वामित्र जनक संवाद है, परशुराम वामदेव संवाद है, परशुराम राम लक्ष्मण संवाद है, कैकई और भरत का संवाद है, शूर्पणखा और राम का संवाद है, सीता और रावण का संवाद है, हनुमान और रावण का संवाद, और रावण अंगद संवाद, लवकुश संवाद, विभीषण और सुग्रीव का संवाद। तो संवाद चूँकि इसकी मूल शक्ति हैं, तो कहीं ना कहीं इस प्रकार के प्रसंगों की आयोजना केशव दास ने ऐसे कई प्रसंग वहाँ पर क्रिएट किए हैं, स्थापित किए हैं, जिसमें वो उन संवादों को अच्छे तरीके से, कुशलता से वहाँ पर प्रस्तुत कर सकें। यदि हम संवादों को किस तरीके के, अगर हम संवादों पर चर्चा करना चाहें तो संवाद 6 प्रकार के संवाद होते हैं जिन पर हम बात करेंगे। ये तो प्रसंगों की बात की, क्योंकि आपको रामचंद्रिका के संवादों पर प्रश्न पूछा जा सकता है, इसीलिए मैं ये जो आपकी कक्षा है रामचंद्रिका के संवादों पर ही करना चाहती हूँ। और वो जो हम कर रहे हैं कि पहला जो श्रेणी होती है संवाद, अगर हम देखे जाएं 10 किस्म के संवाद होते हैं, 10 श्रेणियों में बांटा जा सकता है, 10 वर्गों में बांटा जा सकता है संवादों को। जो सबसे पहला होता है गद्यात्मक संवाद। गद्यात्मक संवाद होते हैं जो कि कथा के विकास को गति प्रदान करें, वे गद्यात्मक संवाद होते हैं। दूसरा संवाद होता है चरित्रोद्घाटक, जिसमें चरित्र का उद्घाटन हो, इस प्रकार के संवाद। तो काव्यकार इस प्रकार के संवादों को जो क्रिएट करता है, जो रचना जिनकी करता है, उससे कहीं ना कहीं कुछ एक, जैसा मैंने पहले भी अभी थोड़ी देर पहले कहा कि कुछ एक चरित्रों का उद्घाटन उनके संवादों से ही पता चलता है। तो बहुत सारी चीज़ें इसमें आपके परशुराम संवाद में ही ये लगा हुआ है, परशुराम या वामदेव के संवाद में इस तरह के कई संवाद हैं, जिसमें चरित्र उद्घाटक संवाद हैं। जब राम का परिचय होता है तो राम के परिचय संवादों से ही उनके चरित्र के बारे में पता चल जाता है। पूर्व घटना सूचक संवाद, रामचंद्रिका में भी इस प्रकार के कि पहले की घटना की सूचना देने के लिए भी बहुत सारे संवाद हैं। जैसा कि पिछली कक्षा में ही मैंने आपको प्रसंग जिक्र किया था इस प्रकार के संवाद का, कि राम वनवास और दशरथ के निधन की जो सूचना है भरत कैकई को का, ये जो संवाद बड़ा महत्वपूर्ण है। मात कहाँ नृपतात गए सुरलोक ही, क्यों सुत शोक लिए। तो बहुत बड़ी घटना है, लेकिन एक संवाद के माध्यम से ही कथा का विकास तो हुआ ही, लेकिन पूर्व घटना की सूचना देने के लिए संवाद का प्रयोग करते रहते हैं। और चौथी जो कैटेगरी, चौथी जो श्रेणी आती है, प्रश्नोत्तर मूलक संवाद की आती है। ऐसे बहुत सारे संवाद इसमें दिखाई दे जाएंगे आपको। व्यंग्यात्मक संवाद अगली श्रेणी है। व्यंग्यात्मक संवाद का जो प्रसंग है वो अंगद रावण संवाद और परशुराम लक्ष्मण संवाद में भी दिखाई देते हैं। तो ये, और जो छठी श्रेणी जो आती है वो भावानुकूल संवाद, जो आंतरिक भावों को, पात्रों के आंतरिक भावों को अभिव्यक्ति देते हैं, वो भावानुकूल संवाद होते हैं। ऐसे बहुत सारे, परशुराम और शिव धनुष भंग में जब परशुराम क्रोधित हो जाते हैं तो परशुराम के भाव जो निकल कर आते हैं वो भावानुकूल संवादों में दिखते हैं। और दूसरा, अगली जो श्रेणी है 7वीं श्रेणी, हम 6 श्रेणी पे बात कर चुके हैं। अंगद रावण के जो कूटनीतिक संवाद हैं, जिनको कूटनीतिक संवाद है अंगद और रावण के, कि जब रावण अंगद की भावनाओं को भड़का कर राम का विरोधी उन्हें बनाने का प्रयास करता है, तो वो कूटनीतिक संवाद भी हैं। परिचयात्मक संवाद भी हैं। रामचंद्रिका में ऐसे बहुत सारे संवाद हैं कि एक दूसरे का परिचय देने लेने के, उसमें जो परिचयात्मक संवाद पात्र अपने परस्पर परिचय देते हुए चित्रित किए जाते हैं। और नाटकीय संवाद, नाटकीय संवाद बड़े महत्वपूर्ण होते हैं और रामचंद्रिका में इस प्रकार के संवादों की भरमार है।
नाटकीय संवादों में पात्रों के हाव भाव व्यक्त होते हैं, व्यक्त करने की क्षमता होती है। रामचंद्रिका में मैंने कहा कि इस प्रकार के बहुत ही संवाद हैं। अब हम देखें, अब ये 9 किस्म के संवाद हैं और अंतिम जो मैं करूँगी जो रामचंद्रिका में मिलते हैं, आध्यात्मिक किस्म के संवाद, जिसमें कवि आध्यात्मिक तत्वों का विश्लेषण करता है और जो 2 पात्र होते हैं कुछ एक विषयों पर अपनी आध्यात्म, जैसे कि अगर आप कोर्स के अपन बाहर जाकर बात करेंगे तो ये आपके इसमें शायद अपने इस कोर्स में तो आपके नहीं लगा हुआ है, लेकिन इसमें भी श्री राम और वशिष्ठ के आध्यात्मिक संवाद यहाँ पर बने हुए हैं। और जो भ्रमर गीत है रत्ना, इनका भंवर गीत के अंदर गोपियों और उसमें भी आध्यात्मिक संवाद हैं। तो अंत में मैं यही कहना चाहूँगी कि रामचंद्रिका की जो संवाद योजना है वो बहुत ही मतलब अद्वितीय है कविता के उसमें, और कहीं ना कहीं एक सजीवता चेतनता इन संवादों की मूल मतलब शक्ति है इन चीज़ों की। और दूसरा कि चारित्रिक विशेषताओं को दिखाने में और कथा के विकास को आगे बढ़ाने में केशव के जो संवाद हैं वो बहुत ही स्वाभाविक हैं, सहज हैं और बहुत ही प्रभावशाली हैं। और सहजता और शिल्प चमत्कार, उसकी नाटकीयता जो है और मौलिकता के कारण जो रामचंद्रिका में जो अनूठापन है, जो विशिष्टता है और जो रामचंद्रिका की पहचान है कहीं ना कहीं वो संवाद ही हैं।